हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का ये 5वां लेक्चर है जो कि ओजोन क्षरण से संबंधित है और प्रदूषण से संबंधित है। आज हम देखेंगे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये क्या कार्य करती है, हमारे लिए कितनी उपयोगी है या हमारी पृथ्वी के लिए, और कितने तरीके के प्रदूषक होते हैं। इनके बारे में हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होता है? तो समताप मंडल में, अर्थात ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल कहाँ पाया जाता है? हमारी पृथ्वी है, इसके सबसे करीब क्षोभ मंडल है जहाँ पे सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। इसके ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। इस समताप मंडल में ओजोन की एक परत पाई जाती है जो हमारे पृथ्वी की हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। जैसे परावैंगनी किरणें हो गई। परावैंगनी किरणें भी कई प्रकार की होती है, जिसमें ए, बी और सी 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें जो सी प्रकार की है वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। आगे देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? अभी हमने जो देखा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है वो कितनी ऊंचाई पर है? 20 से 35 किलोमीटर। आगे है, वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की थी? G.W. केंट मूर ने। तो तिब्बत पर ओजोन का आभा मंडल की खोज किसने की थी? G.W. केंट मूर ने 2005 में। तिब्बत कहाँ है? जैसे हमारा ये प्यारा भारत है, तो यहाँ पे उत्तर में, हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार पाया जाता है। आभा मंडल क्या है कि जैसे एक सर्कल बन जाता है, जैसे बीच में कुछ खाली दिखेगा, किनारे किनारे एक सर्कल दिखेगा, तो इसे ही हम आभा मंडल कहते हैं। हम देखते हैं ना, हमारे जैसे चांद होता है उसके आसपास कभी कभी बादलों का एक आभा दिखाई देता है, गोल गोल, वही वही आभा मंडल। आगे देखते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर, किसकी बात हो रही है? अंटार्कटिका की। उसके ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो किसने? ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन ने। ओजोन छिद्र क्या होता? कहीं छिद्र हो जाता है? नहीं, छिद्र नहीं होता। छिद्र का अर्थ ये हुआ कि जो ओजोन लेयर है वो पतली हो जाती है, तो जितनी मोटी उसे होनी चाहिए उसकी मोटाई में कमी आ जाती है, उसे ही हम ओजोन छिद्र कहते हैं। तो सबसे पहले किसने खोजा था? ब्रायन गार्डिनर ने और जोनाथन सैंकलिन ने। तो याद रखिएगा, ओजोन छिद्र ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन सैंकलिन ने। आगे है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? अर्थात जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। याद रखिएगा, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? वर्ष 1987 में आया था। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। कनाडा कहाँ है? उत्तर अमेरिका में है। और हम ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को इसीलिए मनाया जाता है। आगे देखते हैं, ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? कि ओजोन परत कितनी मोटी है या कहाँ है ओजोन परत, किस स्थिति में है, इसको किससे मापा जाता है? डाबसन। ओजोन परत के मापने की इकाई डाबसन है। आगे है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो कौन सी गैसें? CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राई फ्लोरोएथिलीन और हैलोन 121 और 1301। तो ओजोन परत CFC गैस हम आसपास ही देखते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटरों से निकलता है, जैसे जो फ्रीज हो गया, AC से, ये सबसे CFC गैसें निकलती हैं जो कि ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। यहाँ पे CFC गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो क्लोरीन से इस तरीके से क्रिया करती हैं ओजोन गैसें कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर देती हैं। जो ओजोन के 3 अणु होते हैं उनको तोड़ देती हैं छोटे छोटे अणुओं में। एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ओजोन परत पतली हो जाती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है ओजोन के लिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को
कम से कम हानि पहुंचाते हैं, ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक और त्रिवेंद्रम में सबसे कम। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक कमी आ जाती है, अर्थात जो ओजोन परत है उसकी मोटाई में सितंबर से अक्टूबर के माह में बहुत कमी आती है। तो ये जो श्रीनगर है भारत के उत्तर में है और वहीं त्रिवेंद्रम एकदम दक्षिण भारत में है। तो यहाँ पे ओजोन परत की मोटाई अच्छी है और यहाँ पे कम है। आगे देखते हैं। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? अर्थात जो वायु से हम सांसों के द्वारा अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं सूक्ष्म कणों को, वे 5 माइक्रोन से भी कम होते हैं। जैसे हम PM2.5 भी कहते हैं या फिर PM10 भी कहते हैं, जो हम सांसों के द्वारा अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं? अर्थात जो मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं प्रदूषक क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रो का अर्थ होता है मानव, पॉजेनिक का अर्थ होता है उत्पन्न किया हुआ। तो एंथ्रोपोजेनिक का अर्थ हुआ मानव द्वारा उत्पन्न किया हुआ। यहाँ पे है जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक, अर्थात जिनको डिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता, अर्थात जिनका हम समापन नहीं कर सकते हैं, या वो क्या कहलाते हैं? अर्थात किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? मानव जनित प्रदूषक, अर्थात मानव कुछ ऐसे प्रदूषक उत्पन्न करता है जिसको कभी समाप्त ही नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं। वह वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिल जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर अन्य कोई गैसें हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब सीधे वाहनों से अन्य प्रदूषक से निकल के सीधे वायुमंडल में मिल जाती हैं, इन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं, जो कि प्राथमिक प्रदूषक हैं। वहीं अगर प्राथमिक प्रदूषक और वहां पे उपस्थित अन्य गैसों से क्रिया कर लेते हैं और एक नया प्रदूषक का निर्माण करते हैं, उन्हें हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। यहाँ पे ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थ की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। कि उत्पन्न हुए वो स्वयं में उतने हानिकारक नहीं है, लेकिन वो आए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन होता है, जब आता है वायुमंडल में तो ऑक्सीजन से 2 अणुओं में मिल जाता है, तो जो कि ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायी है। लेकिन वो जब कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ओजोन का निर्माण कर देता है और वो हमारे लिए, हम मानव जीवन के लिए सीधे रूप से वो बहुत हानिकारक है। आगे है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पैन कहते हैं। ओजोन तथा स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक हैं, क्योंकि ये सीधे वायुमंडल में आते हैं तो प्रदूषक नहीं होते हैं, लेकिन वहां पे उपस्थित गैसों से अभिक्रिया करके जो तत्व का निर्माण करते हैं वो प्रदूषण होता है। जैसे ओजोन, अभी हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड जब आता है तो अपने आप में तो मानव जीवन के लिए हानिकारक ही है, लेकिन वो जो ऑक्सीजन से क्रिया कर देता है तो वो ऑक्सीजन के 3 अणु बना दिया, और ये ओजोन है जो कि हानिकारक है। उसी प्रकार धुआं उठता है, और अगर कहीं फॉग हो तो धुआं और फॉग मिलकर एक जटिल प्रक्रिया बना देते हैं, जिसे हम स्मॉग कहते हैं, स्मॉग और फॉग। आगे है कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे श्वसन में जाता है और वह ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है। ब्लड में भी इसका ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदनशील है। तो अगर ये इसको कहीं पा गया तो इसकी बजाय इसको पहले ले लेगा और यह पूरे शरीर में फैला देगा, जिससे शरीर में सूजन भी आ जाती है। आगे है
जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट और नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र किस घटना में वृद्धि करते हैं? सुपोषण। अर्थात जैसे तालाब है कोई, वहाँ पे जो फास्फेट और नाइट्रेट प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो उर्वरकों के रूप में ही, तो बह के पानी के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा वो तालाबों या फिर जो भी वहाँ पे जलीय स्रोत है वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक बार तो जीवों में अचानक से बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उनको खाने पीने के लिए बहुत अधिक मिलने लगता है। लेकिन फिर जब वो खाने पीने लगेंगे तो ऑक्सीजन कमी हो जाएगी और वहाँ के जलीय जीव अंततः समाप्त हो जाएंगे। आगे देखते हैं। सुपोषण का अर्थ हुआ अधिक मिलना। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु है जो वायु प्रदूषित करती है? अर्थात वाहनों से जो पेट्रोल जिनमें मिला होता है वो जलता है, वो आधा ही जला होता है, अर्थात पूर्णतः नहीं उस जलता है, तो उससे लेड नामक गैस निकलती है जिसे हम सीसा भी कहते हैं। यह हमारे, चाहे वो वनस्पतियां हो चाहे जीव जंतु हो, सबके लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिकारक रहित तत्वों में विघटित हो जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। अभी हमने देखा कुछ ऐसे मानव जनित तत्व हैं जिनका विघटन कभी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका विघटन हो जाता है। तो जिनका विघटन हो जाता है उन्हें जैव विघटित कहते हैं, और इनका विघटन कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आगे है, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, अम्ल वर्षा तब होती है जब वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का पीएच मान कम हो जाता है, क्योंकि अम्ल वर्षा होती है तो उसका पीएच मान कम हो जाता है, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता को ही कम कर देता है। आगे है, एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टस फाइबर, एस्बेस्टस क्या है कि यह जो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर एस्बेस्टस बन जाता है, और यह हमारे श्वसन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाता है। और हमारे पत्तियों पर जब धूल कण जमा हो जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, जो कि हानिकारक होते हैं, तो उस खुद ही श्वसन नहीं ले पाती पत्तियां, इससे पेड़ों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे है, जैव उपचारण से तक क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि जीवों के द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। अर्थात हमने अभी देखा कुछ बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रदूषक होते हैं उनको सरल अणुओं में तब्दील किया जाता है, इसके बाद उन्हें समाप्त कर दिया जाता है, तो वो कंपोजिट हो जाते हैं। उसी को ही हम जैव उपचार कहते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, कुछ छोटे छोटे माइक्रो जीवों के द्वारा किया जाता है, तो यह विषाक्त पदार्थों को निकाल देते हैं। हम देखते हैं आजकल बहुत अधिक इसका प्रयोग पर खोज हो रही है। आगे है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन, विपणन का अर्थ बेचना, सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। यह सामान्यतः हाइलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये जो रेफ्रिजरेटरों में माइक्रोन ब्रांड प्रयोग करती है गैसें, वह गैसें हाइलोनिक कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो फ्रिज हैं या फिर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें ऊपर कुछ ऐसे गैसें मिली होती हैं, वो हाइलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वो हमारे लिए तो प्रशीतक का कार्य करती है, लेकिन उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है, जैसे CFC हो गया, और ये हमारे ओजोन परत के लिए बहुत हानिकारक है। और बड़े संयंत्रों में तो सीधे अमोनिया प्रयोग किया जाता है। आगे है, जैवोपचार
यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्वास्थानिक। अर्थात जैसे कोई लैंडफिल है, लैंडफिल जहाँ पे बहुत ढेर सारा प्रदूषण की चीज़ें फेंकी गई हो, अगर उसका उपचार वहीं हो जाता है तो उसे स्वास्थानिक जैव उपचार कहते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया के द्वारा है चाहे किसी अन्य कारणों द्वारा। अगर उसका उपचार कहीं अन्य जगह पर ले जाके होता है कि किसी गाड़ी में लादा या फिर कहीं रखे और उसको ले गए अन्य जगह पे, तो वह परास्थानिक हो जाता है, जिसे बाह्य स्थानिक या एक्स C2 जैव उपचार कहते हैं। जैव उपचार को इंग्लिश में बायो रेमेडिएशन कहा जाता है। आगे है, यहाँ पे देखिए है भी, यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाता है तो इस क्रिया को बाह्य स्थानीय जैव उपचार कहते हैं। आगे है, प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है? फाइटो निष्कर्षण। अर्थात अगर कोई ऐसा पौधा लगा दें जो वायु से प्रदूषण को सोख ले अपने अंदर, तो वह, चाहे वो वनस्पति हो चाहे पेड़ पौधा हो, तो वह फाइटो निष्कर्षण कहलाता है कि ये पूरे वायु को प्योर कर दिया, ये प्योरीफायर का कार्य करता है। वो पेड़ पौधा होता है तो उसे हम फाइटो निष्कर्षण कहते हैं। आगे है, चेरनोबिल जो कि यूक्रेन में स्थित है, यह परमाणु घटना कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1986 को। तो चेरनोबिल घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी, ये तो याद रखिएगा। चेरनोबिल कहाँ है? यूक्रेन में है, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। आगे देखते हैं, प्रदूषक और दुष्प्रभाव क्या हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं, हमने अभी देखा था ना, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को अधिक ग्रहण करती है, जबकि ऑक्सीजन होगा तो उसको उतना जल्दी नहीं ग्रहण करेगा। नाइट्रस ऑक्साइड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। धूल कण यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचाते हैं। सीसा से कैंसर होता है, हमने देखा ना, पेट्रोल कम जलता है या फिर अच्छे तरीके से नहीं जलता तो सीसा निकलता है जो कि कैंसर का कारक होता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी। अर्थात यह कहाँ है? जहाँ पे कोयला अधिक खनित होता है। अब कोयला की धुलाई हो गई, वह किसी तरीके से उसमें रेमेडिएशन हो गया तो वह सब इन्हीं नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, इसलिए इस नदी में कोई जीव जंतु जिंदा नहीं है, चाहे वनस्पतियां होती, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। आगे है, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग होता है? अर्थात जो भी कोई पीने वाला जल है अगर उसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। सिगरेट के धुएं में कौन सी प्रदूषक पाई जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये याद रखिएगा कि सिगरेट का जो धुआं होता है, इसीलिए कहते हैं ना, जो पीता है उसे उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, जो सामने वाला है, पीने वाले को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो सामने अगर है जो नहीं पी रहा है और उसको धुएं को ही ग्रहण कर ले रहा है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन गैसों से प्रभावित हो जाएगा। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो ध्वनि प्रदूषण को हम ग्रीन मफलर उपनाम से भी जानते हैं। अधूरे प्रज्वल के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी हमने देखा ना, जब पेट्रोल अधजल होता है अर्थात अधूरा जला होता है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो कि हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि वह पॉलीमर से निर्मित होते हैं और पॉलीमर को नष्ट नहीं किया जा सकता। आगे है, भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कब हुआ था? वर्ष 1983 में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। और इस कंपनी का क्या नाम है? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। और क्या, कौन सा गैस निकला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए। अर्थात कूड़े कचरे को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स
एक उपचार है, उसकी प्रयोग किया जाता है। आगे है, भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? वर्ष 1974 में। तो याद रखिएगा, कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन। जैसे वहां कई ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ कुछ प्रश्नों को रख दिए हैं। तो हाइड्रोजन बहुत कम वायु प्रदूषण करता है। सुपरसोनिक जेट विमानों को, जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं, उनसे निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। हमने देखा था ना कि जो जेट विमान होते हैं उनसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस निकलते हैं, जो कि ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं। आगे है, पार्थेनियम, जिसे हम गाजर घास भी कहते हैं, के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग एवं दमा। याद रखिएगा, पार्थेनियम, जिसे हम गाजर घास भी कहते हैं, कि पराग कणों से चर्म रोग एवं दमा होता है। लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषण, किसकी बात हो रही है? लाइकेन्स। जो लाइकेन पाया जाता है वो किस प्रकार के प्रदूषकों के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण। अर्थात जहाँ पे लाइकेन की मात्रा अधिक बढ़ती है, माना जाता है वहाँ पर वायु प्रदूषण कम है, और जहाँ लाइकेन की मात्रा कम होती जाती है, वो एक संकेत होता है प्रकृति का कि वहाँ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। आगे, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ऊष्मीय प्रदूषण। जो नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं उससे नाभिकीय जो ऊर्जा होती है उससे ऊष्मा का प्रदूषण होता है, अर्थात तापन बढ़ता है। आगे है, यहाँ पे फैक्ट है कि इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस होती है। इसमें फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर भी होता है। इंडोर वायु प्रदूषक जैसे कुछ ऐसे गैसें होते हैं जो हमारे घरों में ही उत्पन्न होती हैं, जिनमें रेडान गैस सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। वो फेफड़ों के कैंसर और रक्त कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न कर सकती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम। इटाई इटाई रोग कैडमियम धातु के कारण होता है। आगे है, सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टॉल्यून एवं जाइलीन। अभी हमने देखा पेट्रोल के जलने से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर उसको कम करना है तो उसमें ऑक्टेन कुछ संख्या में मिलाया जाता है। तो जैसे बेंजीन, टॉल्यूइन और जाइलीन के रूप में कुछ ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जिससे कम हो। आगे है, बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? ब्लड कैंसर। ये रक्त कैंसर होता है अगर बेंजीन की मात्रा बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रदूषक के कारण प्रकार के धूल कणों से होता है? तो सिलिका तथा एस्बेस्टस से युक्त धूल कणों से सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। तो वो जैसे हमने अभी देखा था, एस्बेस्टस से कौन सा रोग होता था? एस्बेस्टोसिस। आगे है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक और फ्लोराइड। अर्थात हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो पृथ्वी के नीचे हम पंप के माध्यम से बाहर निकालते हैं, तो जो प्रदूषित है अंडरग्राउंड वाटर, वो आर्सेनिक और फ्लोराइड, उनमें प्रदूषण बहुत अधिक पाया जाता है। आगे है, कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग होता है? न्यूमोकोनियासिस। याद रखिएगा कि जो वर्कर कोयला उद्योगों में कार्य करते हैं, वहां से जो भी चाहे प्रदूषक निकलता है, उससे न्यूमोकोसिस नामक रोग होता है। न्यूमोकोनियोसिस नामक रोग होता है, जो कि कोयला उद्योगों से संबंधित है। आगे है, भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। याद रखिएगा, जो हम अपमार्जक यूज करते हैं उसमें फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। आगे है, किस उद्योग में संलग्न लोगों में
बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त होने के जोखिम रहता है। कपड़ा उद्योग में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त होने का जोखिम कहाँ रहता है? कपड़ा उद्योग में काम करने वाले लोगों में। आगे है, जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो कार्बनिक यौगिक जल में मापन क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों का मापन जल में क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है। आगे है, ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक रोग होता है। तो ब्लैक फुट नामक रोग आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है जल में। आगे है, किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जलकुंभी। जलकुंभी है वो जल में जो विषाक्त तत्व होते हैं उसको अवशोषित कर लेता है। तो जलीय हम देखते हैं ना, जो तालाब होते हैं वहाँ पे ऊपर जलकुंभी पाई जाती है, वह नीचे के जल के जो प्रदूषक हैं उनको अवशोषित कर लेता है। आगे है, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय फोर्सोसिस के द्वारा, फोरेंस के द्वारा। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के, जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है तो वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसका मापन रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। कि हम मापते हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है और कितना बढ़ा है। आगे है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? तो परावैंगनी विकिरण से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं उन्हें जीरोडर्मा पिगमेंटोसस रोग होता है। अर्थात परावैंगनिक किरणों से हम जानते हैं कि हमें कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, हमारे त्वचा संबंधी कैंसर होता है। आगे है, वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। एस्बेस्टस जो धूल कण होते हैं उनसे फेफड़े प्रभावित होते हैं। सीसा से मस्तिष्क प्रभावित होता है। पारा से उदर अर्थात हृदय प्रभावित होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं, जो कि हम हीमोग्लोबिन देखे अभी। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं और संगठन का नाम दिया गया है। पर्यावरणीय संस्थाएं हैं और संगठन हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहते हैं, UNEP। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। तो याद रखें, UNEP ये पर्यावरण की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसके 193 सदस्य हैं और मुख्यालय नैरोबी में है, जो कि केन्या में है। केन्या कहाँ? अफ्रीका में। तो UNEP की स्थापना वर्ष 1972 में और मुख्यालय नैरोबी में है। वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। आगे है, इसके बारे में और भी कुछ है, देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है UNEP को स्थापित करने का? वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना। अर्थात अपने अपने देश स्तर पर भी सुझाव देता है कि आप क्या कर सकते हैं जिससे पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। तो UNEP बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948 में। IUCN, तो याद रखिएगा IUCN की स्थापना वर्ष 1948 में। इसका मुख्यालय ग्लैंड में है, जो कि ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो याद रखिएगा ग्लैंड में है और जो कि स्विट्जरलैंड में। इसके 1300 सदस्य हैं। IUCN में 1300 सदस्य का अर्थ क्या हुआ? इसमें राष्ट्र, संस्थाएं और व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं, इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं। जो संस्थाएं होती हैं, कार्य क्या करता है यह प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। IUCN हम देखते हैं ना, कोई प्रजाति रेड लिस्ट जो है, रेड डाटा बुक जारी करता है, IUCN ही जारी करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है, उसकी स्थिति क्या है, तो वो अपने लिस्ट में उनको शामिल करता है कि
इस तरीके के खतरे में है कि नहीं है, कितना खतरा है, इसके लिए एक लिस्ट जारी करता है जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। तो IUCN की स्थापना वर्ष 1948 में, मुख्यालय ग्लैंड में है, जो कि ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड यूरोप में है। आगे है वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसे हम साइट्स कहते हैं इंग्लिश में, या इसे हम वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं साइट्स को। इसकी स्थापना कब हुई थी साइट्स की? वर्ष 1973 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके 183 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि वन्य जीवों एवं पादपों, अर्थात जो वन में जीव जंतु हैं और वहाँ पे जो पौधे हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न ना करे। अर्थात कोई भी, मान लीजिए जंगल है, वहां से वनस्पतियों जीवों का इस तरीके से दोहन ना हो कि वो प्रजाति ही वहां पर संकटापन्न हो जाए। तो यह कौन देखता है? साइट्स। आगे देखते हैं, वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय हुआ था। वो कब हुआ था? वर्ष 1979 में। इसका मुख्यालय बॉन में है, जो कि बॉन जर्मनी में है। यह क्या करता है प्रवासी प्रजातियों के लिए? यह प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच है। आगे है विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसे हम WWF कहते हैं। यह कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1961 में। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अभी हमने देखा 2 का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। लगभग सभी मुख्यालय, बहुत सारे जो हैं वो यूरोप में है। यूरोप में भी मुख्यतः ग्लैंड स्विट्जरलैंड में अलग अलग शहरों में है। आगे है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1922 में। तो इसे याद रखिएगा, बहुत जरूरी नहीं है। जो वर्ल्ड WWF क्या करता है? पर्यावरणीय संरक्षण के लिए शोध करना, अर्थात रिसर्च, और पुनर्स्थापना करना एक कार्य करता है, कि वो देखता है कि उनके लिए क्या और अच्छी संभावनाएं हो सकती है, उसकी खोज करता है। बर्ड इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1922 में। इसके 121 सदस्य हैं। कैम्ब्रिज में इसका मुख्यालय है। यह क्या करता है? जो पक्षियों के अधिवास हैं उनका संरक्षण के लिए यह सुझाव देता है। जैव विविधता, अर्थात वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है। आगे है यहाँ पे वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। ऐसे बस देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन तथा नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। आगे है ग्रीन पीस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कई रिपोर्ट भी जारी करता है। ग्रीन पीस की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। क्या कार्य करता है? वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, अर्थात जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, आनुवंशिक अभियांत्रिकी आदि पर यह ध्यान केंद्रित करता है। तो ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। स्थापना वर्ष 1971 में। आगे है वेटलैंड्स इंटरनेशनल। वेटलैंड के लिए 2 कन्वेंशन हुए थे। कन्वेंशन ये किए हैं जो इंटरनेशनल है। इसका मुख्यालय वेजिनिंजन नीदरलैंड में है। बस याद रखिएगा कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1996 में। यह आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने के लिए एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनर्स्थापना लाने का कार्य करता है, अर्थात उनका रिवाइव करता है। आगे देखते हैं, जो आर्द्र भूमियां होती हैं उनका रिन्यू भी करता है। रॉटरडम कन्वेंशन, बस ऐसे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों, जो भी इसमें शामिल होंगे, उनके मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार सहकारी प्रयासों पर बल देना। अर्थात जो राष्ट्र इस कन्वेंशन में, रॉटरडम कन्वेंशन में शामिल होंगे, वो आपस में इस तरीके से व्यापार करेंगे ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो। आगे है स्टॉकहोम सम्मेलन। ये महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और
मुख्यालय स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है। यह अनवरत जैविक प्रदूषकों अर्थात पर्सिस्टेंट जो लगातार बने रहते हैं उनके प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। हम देखते हैं ना कि क्षमता और वो कितने लंबे समय तक रहेगा ये प्रदूषक के लिए और निर्धारित करता है। ये हमारा आज इकोलॉजी एनवायरनमेंट का 5वां लेक्चर था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। और ये जो आगे के इसमें हमने जो चर्चा की थी मुख्यालय और पर्यावरण संगठन, इसमें याद रखिएगा जैसे हो गया यूएनईपी तो सबसे ज़्यादा है, इसका मुख्यालय कई बार पूछा गया है तो नैरोबी में है। और सदस्य देश भी देखिएगा तो स्थापना 1972 में और यह स्थित है नैरोबी में, मुख्यालय इसका नैरोबी अफ्रीका में है। और आईयूसीएन ये और ये साइट्स इतनी, ये तीनों तो आप रट लीजिएगा। तो इसको हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी